हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि सेकेंड फेज़ का जो आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम है वो आज से यानी कि 13 जून से शुरू हो गया है। सेकेंड फेज़ का जो फर्स्ट फेज़ था वो 2 से 19 मई के बीच में यहाँ पर हुआ था। तो सेकेंड फेज़ का सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है आपका 13 जून का। तो सेकेंड शिफ्ट में देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो कि सेकेंड शिफ्ट में आज पूछे गए हैं। लेकिन उससे पहले बस 200 का लाइक इसके लिए रखा हुआ है, यहाँ पर टारगेट है 200 लाइक का, वो पूरे करवा देने। बाकी आपको बने रहना है लास्ट तक, सारे जीके जीएस का एनालिसिस मिलने वाला है कि क्या क्या आया हुआ था आज के एग्ज़ाम में। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि फरवरी 2022 में एसएससी का चेयरमैन कौन बना है। तो अगर एसएससी के चेयरमैन की बात कर लें फरवरी 2022 में, तो 8 फरवरी 2022 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने के एक निर्णय के अनुसार एस किशोर को कर्मचारी आपका चयन आयोग यानी कि एसएससी का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो एस किशोर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एसएससी के चेयरमैन बनाए गए थे 8 फरवरी 2022 को। तो ये करंट अफेयर का ही क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन काफ़ी पुराना है, 1 साल से अधिक। तो इसको यहाँ पर देख लेना, एस किशोर इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट देखेंगे, लेकिन जैसे कि टारगेट बोला है कि इसका जो है 200 लाइक का टारगेट रखा हुआ है, तो वो आपको पूरा करना है, क्योंकि बाकी सारे एग्जाम के लिए आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन मोस्टली मिल जाते हैं और आपको करवाए गए। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था यहाँ पर कि जो पानीपत हुआ था, कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 में हुआ था वह किसके बीच में हुआ था। अगर 1526 की बात करी जाए कि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ, तो भारतीय इतिहास की 3 प्रमुख लड़ाइयाँ गंवाई, जिसमें कि पानीपत का जो युद्ध है, पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को होती है, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी के बीच में और बाबर के बीच में लड़ा गया था, जिसमें कि बाबर की सेना ने इब्राहिम लोधी की सेना को हरा दिया था। तो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। बाकी 1556 की बात कर ली जाए तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। और बाकी 1761 की बात की जाए तो पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था। बाकी वीडियो में अगर कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप क्वालिटी थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे, 360 में आपका चला लेंगे तो आपका सारा कुछ सही से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो होलिका दहन है वह किसका प्रतीक है, यानी कि अगर यहाँ पर होलिका दहन का लेकर के पूछा गया था क्वेश्चन कि जो आपका होलिका दहन है वो किसका प्रतीक होता है, तो होली का जो त्यौहार होता है आपका एक ऐसा त्यौहार है जिसमें कि आपका बताएं तो ये होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है। जिस तरह से दशहरे का यहाँ पर त्यौहार भी मनाया जाता है बुराई पर अच्छाई की जीत का, तो ये भी उसी तरह से संबंधित है और ये ऑप्शन में भी दिया हुआ था, बुराई पर अच्छाई की जीत। बाकी अगर यहाँ पर बात कर लें तो ये उत्सव जो था हिरण्यकश्यप और उनके पुत्र प्रहलाद की कथाओं से जुड़ा हुआ था। हिरण्यकश्यप जो थे वो श्री हरि के घोर विरोधी रहा हुआ था, तो इससे इनका यहाँ पर बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में होली का त्यौहार मनाया जाता है, जो कि फाल्गुन महीने में मनाया जाता है। पीछे ये भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर करंट का आपका फुल फॉर्म से आया हुआ था, नाडा का फुल फॉर्म पूछा हुआ था। लेकिन उससे पहले आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आज आपका एग्ज़ाम था तो जो इंग्लिश क्वेश्चन थे तो आप अगर टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप जिसमें भी जुड़े हुए हैं वहाँ पर सारे सेंड कर देना है, अन्यथा आपको कमेंट बॉक्स में सारे क्वेश्चन बता देना है जो भी इंग्लिश के याद कर पाते हैं। आपका अगर आज सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, इसके साथ ही साथ अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो कर देना है, क्योंकि 200 लाइक इसमें पूरे करने हैं। बाकी चैनल को कर देना है सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया हुआ, और शेयर तो ज़रूर करना है, वीडियो को जहाँ भी शेयर कर सकते हैं तो शेयर कर देना है, क्योंकि बाकी लोगों तक भी एनालिसिस पहुँच जाए। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ हर अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, जिन दोनों का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से जुड़ जाना। चलिए क्वेश्चन में यहाँ पर वापस आएंगे। क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि जो नाडा है उसका फुल फॉर्म यहाँ पर पूछ लिया गया था। तो नाडा की बात कर लें तो नाडा जो आपका पूछा गया था, तो नाडा का मतलब आपका होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, यानी कि ये नेशनल डोपिंग एजेंसी है जो कि 24 नवंबर 2005 को स्थापित की गई थी आपकी। जब ओलंपिक खेलों के लिए खिलाड़ियों को भेजा जाता है तो जो नेशनल लेवल पर यानी कि भारत में करी जाती वो आपकी नाडा होती है, यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होती है, जिसकी स्थापना। बाकी अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए, नाडा के साथ में आपका एक वाडा भी होता है, WAD यानी कि वाडा भी आपका होता है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल में है। वह आपका वर्ल्ड लेवल पर डोपिंग की आपकी जांच करता है। बाकी नाडा की बात कर लें तो ये नेशनल लेवल पर इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, तो ये दिल्ली में यानी कि नेशनल लेवल पर डोपिंग की जाँच करता है। तो बाकी नाडा और वाडा दोनों को याद रखना है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग।
नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये पूछ लिया गया था कि जो भारत का है, भारत के पश्चिमी दिशा में कौन सा पड़ोसी देश है या भारत का कौन सा निम्न में से पश्चिमी देश है, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या होता है कि ऑप्शन सारे तो हैं नहीं, अगर ऑप्शन नहीं होंगे तो थोड़ा बताना तो मुश्किल होता है, बाकी ऑप्शन आप बता सकते हैं। बाकी अगर बात कर लें तो भारत के पश्चिम में आपका पाकिस्तान स्थित है, यानी अगर पाकिस्तान आपको ऑप्शन में दिया हुआ था तो बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर था, जो कि भारत के पश्चिम में स्थित है। और उत्तर पूर्व की बात करें तो उत्तर पूर्व में भारत के चीन आता है, नेपाल और भूटान। और पूर्व की बात करी जाए तो भारत के पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार आता है। कई बार पूछा गया कि म्यांमार किस दिशा में भारत के स्थित है। बाकी हिंद महासागर में इसके दक्षिण पश्चिम की बात करें तो मालदीव स्थित है। बाकी दक्षिण में श्रीलंका और दक्षिण पूर्व की बात करी जाए तो इंडोनेशिया भारत की समुद्री सीमा लगती है। तो सारे याद करना है, पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में चीन और नेपाल भूटान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार, दक्षिण पश्चिम में मालदीव, दक्षिण में श्रीलंका और दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया। तो सारी दिशाओं से जितने भी पड़ोसी देश हैं तो याद कर लेना है कि कहाँ से किस पड़ोसी देश की सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका यहाँ पर मिट्टी से संबंधित आया हुआ था, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो यहाँ पर नहीं मिल पाया। क्या आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, तो आप लोग बता सकते हैं क्वेश्चन को अगर आपको याद है। क्वेश्चन आपका ये था कि जो मिट्टी में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मिट्टी के तत्व से संबंधित पूछा गया था। मिट्टी का पूछा गया था, ये आपका पूछा गया था कि धरती पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसमें। बाकी अगर बात करें तो मिट्टी में सारे जब तक ऑप्शन नहीं पता होंगे बताना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जो मिट्टी में होता है आमतौर पर नाइट्रोजन भी पाया जाता है, पोटेशियम भी पाया जाता है, फास्फोरस भी होता है, जिसमें कि आपका नाइट्रोजन अत्यधिक पाया जाता है। तो नाइट्रोजन जो होता है आपका पाया जाता है, तो नाइट्रोजन अगर था आपको ऑप्शन में तो नाइट्रोजन या पोटेशियम अगर कुछ भी दिया होगा तो वही आपका, बाकी अगर दोनों दिए हुए हैं तो आपको नाइट्रोजन वहाँ पर टिक करना था। इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाकी सारी चीज़ें भी पाई जाती हैं। बाकी मिट्टी में जो कम मात्रा में पाया जाता है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, और कम मात्रा में पाए जाने वाले में लोहा होता है, सिलिका होता है, क्लोरीन होता है। तो ये सारे जो होते हैं जस्ता वगैरह, ये कम मात्रा में मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि भारत में मत देने का अधिकार किसे, यानी कि वोट देने का अधिकार यहाँ पर पूछा गया था। एक्चुअली वहाँ पर शायद अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन नहीं था, जैसा कि पता चला है। बाकी अगर अनुच्छेद पूछा गया था तो आर्टिकल 326 यानी कि 326 इसका राइट आंसर हो जाएगा, कि मत देने का अधिकार है, जो कि 61वें संविधान संशोधन में किया गया था। बाकी अगर ऑप्शन ऐसे कुछ दिए हुए थे कि कोई विदेशी दे सकता है, कोई पागल दे सकता है, या जिसकी उम्र 18 से कम है वो दे सकता है, इस तरह के अगर ऑप्शन दिए गए थे तो सभी नागरिक जो कि 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र है, उनकी जाति, शिक्षा, धर्म, रंग आदि के परिस्थितियों के बावजूद वो वोट देने के लिए स्वतंत्र होता है। यानी 18 वर्ष की आयु हो और वह भारत का नागरिक होना चाहिए, इसके बाद वह अनुच्छेद 326 के तहत वोट कर सकता है। बाकी नवीन संविधान लागू होने से पूर्व 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार केवल 13% जनता को मताधिकार प्राप्त था 1935 से पहले। तो ये आपको सारे क्वेश्चन याद कर लेना, ऑलमोस्ट जितने भी पूछे गए थे। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आप लोगों के लिए एक है, ये जो पीडीएफ आप लोगों के लिए तैयार की गई, जिनका कि फर्स्ट फेज में जो एग्ज़ाम हो गया था 2 से 19 मई का, और जिनका इस शिफ्ट में होना है, अगर उन्होंने अभी तक पीडीएफ नहीं ली हुई है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग पीडीएफ रही हुई थी, सिर्फ इसके 700 से 800 पहुँच गई है, 700 से 800 स्टूडेंट खरीद लिए हैं। 2 से 19 मई तक के सभी शिफ्टों की पीडीएफ है, जो कि मोस्टली एक्स्ट्रा फैक्ट में लगा करके 1000 क्वेश्चंस की पीडीएफ तैयार कर दी गई है, जिसका जो शुल्क है मात्र 20 रुपये, यानी नॉमिनल चार्ज बिल्कुल 20 रुपये, जिसमें जीके जीएस के साथ में आपको इंग्लिश के भी क्वेश्चन दे दिए गए हैं। बाकी ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, इस नंबर पर आपको कांटेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पर आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। आपसे 20 रुपये मात्र जीके जीएस के लिए जा रहे हैं, बाकी इंग्लिश की भी उसके साथ में आपको दे दी जाएगी। चलिए, तो जिन लोगों का एग्जाम आ गया तो वो परचेज जरूर कर लें, इसको ज़्यादा ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो अगर अली अकबर खान की बात करें तो अली अकबर खान संगीत वाद्य सरोद बजाने के लिए जाने जाते हैं। सरोद इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरोद मुख्य रूप से हिंदुस्तानी संगीत में इस्तेमाल किए जाने वाला एक वाद्य यंत्र होता है, जो कि, और अली अकबर खान के अगर घराने की भी पूछा जाए कि किस घराने से इनका संबंध है, तो मैहर घराना इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि संबंध है अली अकबर खान का। और 1967 में अली अकबर खान ने संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना की, और 1956 में कलकत्ता में संगीत विद्यालय की स्थापना की हुई थी। तो ये सारे फैक्ट यहाँ पर याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन था जो टाइफून, जो साइक्लोन आता है, वो किस देश से संबंधित होता है। अगर टाइफून की बात कर लें कि टाइफून है वो किस देश से संबंधित साइक्लोन है, तो टाइफून जो होता है वो चीन से संबंधित होता है। टाइफून अगर आपका पूछा गया था तो चाइना यानी कि चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ से कि टाइफून संबंधित होता है। बाकी इसके विली विली भी याद कर लेना, जो ये विली विली आपका चक्रवात होता है साइक्लोन, ये ऑस्ट्रेलिया से
संबंधित होता है, यानी ऑस्ट्रेलिया इसका हो जाएगा विली विली के लिए। बाकी टाइफून आपका पूछा गया था तो यहाँ पर चीन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के चिदम्बरम मंदिर में किस नृत्य को आपका समर्पित है, यानी जो तमिलनाडु का चिदम्बरम मंदिर है वह किसको समर्पित है। तो चिदम्बरम मंदिर की बात करें तो भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। भरतनाट्यम को समर्पित है, जो कि भरतनाट्यम की बात कर लें तो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है और भारत के कुल 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक भरतनाट्यम भी आता है जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। बाकी यहाँ पर आपका चिदम्बरम मंदिर जो है वो भरतनाट्यम से संबंधित है, तो ये याद रखना है, पूछा गया था यहाँ पर। बाकी आपका यहाँ पर इंडिया बैडमिंटन एसोसिएशन से क्वेश्चन आया हुआ था, तो इंडिया बैडमिंटन एसोसिएशन की बात करें तो BAI जो है बैडमिंटन की शासी निकाय है, जो कि इसकी स्थापना जो है 1934 में की गई थी। बाकी एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं था क्या पूछा गया था। और 1936 से भारत के लिए राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट आयोजित कर रहा है, तो इसकी स्थापना 1934 में हुई थी, तो ये भी याद रखना है। बाकी जिनका भी आज की शिफ्ट में एग्जाम था इंग्लिश के क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना है, क्योंकि इसमें 200 पूरे करने। बाकी शेयर तो जरूर कर देना, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी सारी अपडेट जो हैं इन सारे क्वेश्चंस की PDF वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दी जाएंगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया गया है।